नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं सबसे पहले आपको एक खुशी की बात बता देना चाहता हूँ। अभी हाल ही में जो रिजल्ट घोषित हुआ है यूपी पीसीएस प्रीलिम लोअर का 2019 वाला, उसमें काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, प्रीलिम एग्ज़ाम पास किया है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी है। जितना हमने अनुमान लगाया था उससे कहीं ज़्यादा है। इस बार गर्ल्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो अभी उन्होंने मुझे अपने नाम बताने से मना किया कि अभी एक्सपोज नहीं करना फाइनल रिजल्ट आने पर, क्योंकि तो एक प्रीलिम एग्ज़ाम है। और मेरी तरफ से उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसमें जो परीक्षा पास नहीं कर पाए, वो अपने माइंड में कुछ निगेटिविटी ना ले आए कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम कुछ बड़े रिजल्ट्स उठाए ना कि आईएएस का या प्रॉपर पीसीएस का, उनमें ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं जिनका कभी ग्रुप डी में या ग्रुप सी में नहीं हुआ, उनका कभी चपरासी के लिए या उनका कलर के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ, थ्रू आउट ही उनका आईएएस या पीसीएस में हुआ है। तो अपनी तैयारी पर लगे रहिए, क्योंकि अभी प्रीलिम एग्जाम का रिजल्ट आया, मेंस होना बाकी है। तो जीके पर विशेष ध्यान देना है, अपनी जीके को बढ़ाइए आप, ये है ना। तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और तैयारी पर लगे रहिए, कंटिन्यू एक पैशन के साथ में किए, है ना। कर्मवादी बनिए अपने आप को। अभी ये किस्मत से मत जोड़ लेना, किस्मत या भाग्य, ये बाद में चर्चा करेंगे कभी, ये क्या होता है, फैटलिज्म क्या होता है, भाग्यवाद क्या होता है, किस्मतवाद क्या होता है ना। तो खैर, तो अब हम टॉपिक पर आते हैं अपने, है ना। आज हम जो टॉपिक करेंगे, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होगा, मौलिक अधिकारों में और ये डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है ना। मौलिक अधिकारों को हम शॉर्ट में एफआर फंडामेंटल राइट्स कहेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डीपीएसपी, है ना। तो शॉर्ट में ये लिखेंगे, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो 5 या 6 डिफरेंसेस होते हैं। क्या क्या होते हैं वो। फंडामेंटल राइट्स को यदि हम ब्रेक करते हैं तो वो न्यायालय में वाद हो सकता है उनको लेकर, या मुकदमेबाजी हो सकती है। इनको किसी भी दशा में ब्रेक नहीं कर सकता कोई भी, है ना, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं कर सकती। आर्टिकल नंबर 13 में हमने पढ़ा था ना कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यदि वो उल्लंघन कर भी दिया तो उसकी सीमा तक सुप्रीम कोर्ट उसको शून्य घोषित कर देगा, है ना। ये पहले ही लिख दिया गया आर्टिकल नंबर 13 में। तो क्या होगा, फंडामेंटल राइट न्यायालय में परिवर्तनीय है, यानी कि इनको लेकर वाद किया जा सकता है, इनको लेकर मुकदमेबाजी की जा सकती है। वाद, है ना, वाद या ट्रायल या केस, सामान्य भाषा में मुकदमा, इनको लेकर मुकदमा किया जा सकता है। लेकिन जो डीपीएसपी होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इनको लेकर कोई मुकदमेबाजी नहीं की जाएगी, है ना। ये किस आर्टिकल में आते हैं, और अनुच्छेद नंबर 36 से और 51 तक, है ना। और ये किस में आ जाएंगे, आर्टिकल नंबर 12 से और 35 तक, 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स, और 36 to 51 ये आ जाएंगे डीपीएसपी, है ना। एक आपने केस देखा हो जो चिंकारा हिरण का चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों पर, है ना। उन पर जो ब्रेक किया था उन्होंने, डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 48 ब्रेक किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने वन्य जीवों को मारा था, वन्य जीव, है ना, या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया था। वो तो आर्टिकल नंबर 48 में आता है। और इसमें लिखा है कि 36 से और 51 तक के बीच में अगर ब्रेक करते हैं न्यायालय में वाद योग्य नहीं होंगे, है ना। तो उन पर ये वाद क्यों चला है, देखना। एक वर्ड हम पढ़ेंगे उसमें, न्यायिक सक्रियता, जुडिशरी रिवाइव, है ना। न्यायिक सक्रियता, न्यायालय कभी भी सक्रिय हो सकता है ना। मान लीजिए कहीं पर एक फेक करेंसी बनी हुई है, जाली मुद्रा बनी हुई है ना, और बाजार में मार्केट में वो चलन में है, लेकिन अगर हमारी पॉकेट से मिलते हैं जाली मुद्रा, उस टाइम पर हम अपराधी होंगे। चोरी करते हुए जो पकड़ा जाएगा वो चोर होता है ना, उस टाइम का। तो ये इन्होंने जो आर्टिकल 48 ब्रेक किया था, ये उन पर, इसके रेफरेंस में भी एक केस चल रहा है, इसमें वन्य जीव आएंगे। चूँकि फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो आइडियल होते हैं, आदर्श होते हैं कुछ लोगों के लिए, हमारे लिए भी, आपके लिए भी आदर्श हो सकते हैं। हम उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। जैसे उन्होंने उनका शिकार किया, हिरण का शिकार किया था, कहीं ऐसा ना हो कि उनको फॉलो करते हुए हम भी शिकार करने लगेंगे। तो ये न्यायालय एक्शन ले सकता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे आर्टिकल ब्रेक कर देंगे, है ना। तो इसमें 48 उन्होंने ब्रेक किया था, इसलिए उन पर केस चला हुआ है, मुकदमा। तो एक लाइन में समझिए आप, ये मौलिक अधिकारों को लेकर न्यायालय में वाद किया जा सकता है, जबकि डीएसपी को लेकर, डीपीएसपी को लेकर कोई वाद नहीं किया जा सकता। लेकिन ये स्पेशल केस है, न्यायालय कभी भी सक्रिय हो सकता है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपातकाल के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो निलंबित हो जाते हैं। आपातकाल, इमरजेंसी, देखना, इमरजेंसी 3 प्रकार की होती हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। एक पूरा चैप्टर अलग से वो करेंगे, इसको डिस्कस, है ना। यहाँ पर जो राष्ट्रीय आपातकाल होगा, आर्टिकल नंबर ये 352, 352 में आता है आर्टिकल, ये पहले उसमें पढ़ा भी था आपको पहले। तो आर्टिकल नंबर 352 में आएगा राष्ट्रीय आपातकाल। भारत में अभी तक 3 बार लगा है
है ना। तो उसमें क्या होता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है पूरे देश में लगे या देश के किसी हिस्से में, तो वहाँ पर सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स ब्रेक हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे हमारे ये, है ना। कौन कौन से निलंबित नहीं होते, 20 और 21 के अलावा। 20 में क्या है, इसमें गिरफ्तारियों के संबंध में या दोषसिद्ध व्यक्तियों के, अपराधियों के संबंध में है ना। और 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मामला आता है, हमें जीने के अधिकार में, मरने का अधिकार शामिल नहीं है। आत्महत्या एक दंडनीय अपराध होगा, ये पढ़ा था ना मैंने आर्टिकल नंबर 21 में, टू कमिट सुसाइड इज ए पनिशेबल ऑफेंस, है ना। तो जो आर्टिकल 20 और 21 है ये निलंबित नहीं होते, बाकी सब निलंबित हो जाते हैं। सबसे पहले निलंबित होता है अनुच्छेद नंबर 19, है ना, 19 आर्टिकल, ये निलंबित होता है। लेकिन आप याद रखिए इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है, राष्ट्रीय, राज्यों में आपातकाल और एक वित्तीय आपातकाल। ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं सिर्फ ये राष्ट्रीय आपातकाल में ही निलंबित होते हैं। ये राज्यों में आपातकाल जब लगता है या वित्तीय आपातकाल जब लगता है, जब निलंबित नहीं होते, है ना। पूरे चैप्टर में आपको समझाएंगे। एक बार फिर से देखिए आप, ये आपातकाल के दौरान 20 और 21 के अलावा शेष जितने भी मौलिक अधिकार है सब निलंबित हो जाते हैं। लेकिन ये कब निलंबित होंगे, जब यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 352 लागू होगा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 20 और 21 के अलावा शेष सभी निलंबित हुए। लेकिन जब यहाँ पर आपातकाल लगेगा 356 या फिर 356 में क्या है, राज्यों में आपातकाल, 360 में वित्तीय आपातकाल, जब ये लागू होंगे हमारे देश में, अब कोई भी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होगा। याद रहिए बात, हाँ जी, ओके। अब इस पर आते हैं, जबकि डीपीएसपी निलंबित नहीं होते। देश में कोई सा भी आपातकाल लगे, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल या राज्यों में आपातकाल या वित्तीय आपातकाल, डीपीएसपी का कोई भी आर्टिकल, कोई भी भाग, कोई भी पार्ट निलंबित नहीं होता। याद रहेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स की जो नेचर होगी वो एक निगेटिविटी दर्शाती है, एक नकारात्मकता। इसको कैसे समझेंगे, आर्टिकल नंबर जब 19 पढ़ेंगे हम, तो 19 में कुछ स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, वेंडरिंग करने की, घूमने की स्वतंत्रता, कारोबार करने की स्वतंत्रता, राइट टू प्रॉपर्टी वहाँ से निकाल दिया गया, है ना, निवास करने की स्वतंत्रता। ये 6 स्वतंत्रताएं हमें मिली है उसमें, है ना, 6 फ्रीडम्स। तो लेकिन ऐसे ही कुछ कतिपय प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जैसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, हमें बोलने की या फिर एक्सप्रेस करने की पूरी अनुमति है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम कुछ भी बोल दें, एब्यूजिंग करने लगे, किसी का अपमान करने लगे, किसी की मानहानि करने लगे, वो गलत हो जाएगा। उसके लिए कतिपय प्रतिबंध, इंग्लिश में क्या कहेंगे, सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं हमारे ऊपर, उनका हमें पालन करना है। यानी कि वैसे तो बोलने की हमें स्वतंत्रता है, लेकिन हम क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे इस पर पाबंदी लगी हुई है, यानी कि निगेटिविटी को दर्शाते हैं, ठीक है ना। जबकि जो ये डीपीएसपी होते हैं, डीपीएसपी की प्रकृति एक सकारात्मक होती है, ये पॉजिटिव नेचर के होते हैं, ये सकारात्मक हो जाएगा और ये नकारात्मक। तो एक लाइन में अगर करें, फंडामेंटल राइट निगेटिविटी को प्रदर्शित करते हैं कुछ हद तक, और जो डीपीएसपी होते हैं पॉजिटिविटी को, ये सकारात्मकता पहलू होते हैं, सकारात्मक प्रकृति होती है, ओके। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट व्यक्तियों के लिए, उसमें जितने भी प्रोविजंस बताए गए हैं वो पर्टिकुलर व्यक्तियों के लिए, चाहे वो भारतीयों के लिए, कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी जो विदेशियों के लिए भी हैं, है ना, सभी व्यक्तियों के लिए, कुछ भारतीयों के लिए, कुछ विदेशियों के लिए। ये एक व्यक्तिगत रूप से हमें स्वतंत्रता देता है, व्यक्तिगत। जबकि जो डीपीएसपी होता है ये राज्य की बात करता है, राज्य का मतलब पूरा देश, है ना, पूरी सरकार, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, ये एक राज्य की संकल्पना को प्रदर्शित करता है ना। डीपीएसपी राज्य के लिए है और ये किसके लिए है, व्यक्तियों के लिए है। फंडामेंटल राइट व्यक्तियों के लिए है, डीपीएसपी राज्य के लिए। ओके, क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं। इनका लक्ष्य क्या है, फंडामेंटल राइट्स का लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है इनका, तो इनका लक्ष्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, राजनीतिक लोकतंत्र, है ना, उसकी स्थापना या उसको बढ़ावा देना। जबकि जो डीपीएसपी होते हैं ये सामाजिक या आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना पर बल देता है और एक कल्याणकारी प्रकृति, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना पर बल देता है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और राज्य के आदर्श के रूप में दर्शाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आए कि राज्य के आदर्श के रूप में कौन सा भाग है संबंधित, तो उसमें भाग 4 संबंधित होता है, ठीक है ना, याद रहेगी ये चीज़ें, ओके। एक संविधान संशोधन हुआ था, 25वां संविधान संशोधन 1971 में, वो 1972 में प्रभावी हुआ था। उसमें क्या था, डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर प्रभावी माना गया था, है ना, डोमिनेट करना उसको, है ना। हिंदी में एक वर्ड आ जाएगा ये अभिभावी, इंग्लिश में उसको कहेंगे ओवरराइड, OVRRID, ओवरराइड, है ना। तो 25वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, डीपीएसपी मौलिक अधिकारों पर ओवरराइड है, यानी कि भारी है वो,
है ना। दूसरे शब्दों में समझिए, डीपीएसपी और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, अनुषंगी हैं। कंप्लीमेंट्री से क्या मतलब हुआ, एक दूसरे के बिना अस्तित्व नहीं है ना। जैसे पंखा होता है, फैन होता है, सीलिंग फैन, और लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट होती है। अगर लाइट नहीं तो फैन कैसे चलेगा, या अगर लाइट है तो क्या चलाएंगे, फैन, यानी कि फैन भी होना जरूरी है, फैन भी, है ना। जैसे पेन होता है ना, तो पेन और रिफिल, पेन और पेन का रिफिल कंप्लीमेंट है एक दूसरे के। ऐसे ही जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो डीपीएसपी, ये एक दूसरे के अनुषंगी हैं, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर ये हमारे लिए लक्ष्य हैं तो फंडामेंटल राइट उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन है ना। एक बार फिर से रिपीट, 25वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जो 1972 में लागू हुआ था, है ना, अप्लाई किया गया, उसके तहत क्या किया गया, ये डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स पर ओवरराइड किए गए। ओवरराइड का मतलब बढ़ावा दिया गया, है ना, कि डीपीएसपी मौलिक अधिकारों पर भारी पड़ते हैं, इनकी वैल्यू ज़्यादा है ना। ये कहा गया कि एक दूसरे के अनुषंगी हैं, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। उससे क्या होगा कि अगर हमारा लक्ष्य है, सरकार का लक्ष्य है, डीपीएसपी अगर लक्ष्य हैं तो फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन है। याद रहेगा। ओके, क्वेश्चन आया हुआ है कि डीपीएसपी में किस शिक्षा की बात नहीं की गई है। शिक्षा देखना, जहाँ भी शिक्षा की बात आती है कि 6 से 14 वर्ष के कमाई के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ये तो पढ़ते हैं ना हम। और बाल मजदूरी के लिए 5 से 14 वर्ष आती है, वो तो मजदूरी के लिए आर्टिकल नंबर 23-24 हमने पढ़ा था, है ना। और शिक्षा के लिए 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रौढ़ शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया है? ये नहीं दिया गया, इसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। डीपीएसपी में प्रौढ़ शिक्षा को नहीं बताया गया। पहले आप ये समझिए शिक्षा कहते किसे हैं और प्रौढ़ किसे कहते हैं। हमारी कुछ अवस्थाएं होती है, किशोर अवस्था होती है, यंग, है ना, यंग जिसको बोलते हैं, उससे पहले टीनेजर होते हैं, है ना। इसमें डेमोग्राफी में लिखवाएंगे, आपको भूगोल में लिखवाएंगे सारा कुछ, अवस्थाएं जो होती हैं। एक लाइन में समझिए, प्रौढ़ किसे कहेंगे, जिनकी आयु 60 वर्ष से 80 वर्ष तक है, 16 to 80, है ना, 60 to 80। ऑक्टोजेनेरियन वर्ड आएगा इंग्लिश में इसके लिए। ऑक्टोजेनेरियन एज क्या होती है, जिनकी आयु 60 वर्ष से 80 वर्ष तक होती है, तो वो लोग प्रौढ़ हो जाएंगे। ऐसी शिक्षा का प्रावधान है। ओपन विश्वविद्यालय बहुत सारे खुले हुए हैं इंडिया में, प्रौढ़ शिक्षा भी दी जाती है वहाँ पर। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डीपीएसपी में प्रौढ़ शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। एक बार फिर से, डीपीएसपी में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, शिक्षा और साक्षरता, इनमें भी आप देखिए, शिक्षा को हम कहते हैं एजुकेशन, साक्षरता को हम कहते हैं लिटरेसी। साक्षरता और शिक्षा में क्या अंतर है, यानी कि लिटरेसी में और एजुकेशन में क्या है ना। लिटरेसी क्या होता है, साक्षरता, लिटरेसी या साक्षरता ये शिक्षा से भी बड़ा शब्द है कि, है ना। तो क्या होता है साक्षरता, उसके लिए 3 कंडीशन है। जो व्यक्ति साक्षर होगा उसे 7 वर्ष, या तो उसकी आयु 7 वर्ष हो या 7 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ठीक है ना। नंबर 2, वो भारत के संविधान में दी गई किसी एक भाषा को लिखना जानता हो। नंबर 3, भारत के संविधान में दी गई उसी भाषा को पढ़ना भी जानता हो, अब वो साक्षर हो जाएगा। आयु हमारी 7 वर्ष से अधिक है, हम एक भाषा बोलना भी जानते हैं, उसी भाषा को लिखना भी जानते हैं, है ना। और आयु 7 वर्ष से अधिक है, तीनों कंडीशन पूरी करते हैं, हम साक्षर हैं, है ना। शिक्षित लोग क्या होते हैं, शिक्षा के लिए एक प्रशिक्षण अनिवार्य है। प्रशिक्षण, खास तौर से कोई प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी गई हो, अब वो शिक्षित हो जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो तो इलेक्ट्रीशियन है, वो बिजली का काम बनाना जानता है, वो तो इन्वर्टर बनाना जानता है, वो साइकिल की मरम्मत करना जानता है। तो जो साइकिल की मरम्मत करना जानता है उसे खास तौर से ट्रेनिंग प्राप्त है, वो व्यक्ति शिक्षित हुआ। शिक्षा शब्द जुड़ा हुआ है ट्रेनिंग से, साक्षरता शब्द जुड़ा हुआ है हमारी किताबों से, हमारी पढ़ाई लिखाई से। फिर से अंतर एक बार समझिए गए, साक्षरता में और शिक्षा में क्या अंतर है। साक्षर लोग वो होंगे, उसकी 3 कंडीशन, एक तो उसकी आयु 7 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, मोर देन 7 ईयर्स, है ना। नंबर 2, संविधान की किसी अनुसूची में दी गई जो भाषा है उनमें से किसी एक को पढ़ना जानता हो। 3rd नंबर, उसी भाषा को वो लिखना भी जानता हो। अब क्या हो जाएगा, साक्षर हो जाएगा। तो हम जो स्कूलों में पढ़ते हैं तमाम लोग यहाँ पर हैं, हम साक्षर हैं, है ना। शिक्षित भी हैं, शिक्षित के लिए अगर हमें ट्रेनिंग दी गई, हाँ पढ़ाई की ट्रेनिंग दी गई, अच्छा हम शिक्षित भी हैं। लेकिन एक व्यक्ति मार्केट में काम करता है, वो तो मिस्त्री है या राजमिस्त्री है। क्या राजमिस्त्री शिक्षित होते हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली शिक्षित होते हैं वो। क्या साइकिल की मरम्मत करने वाला शिक्षित होता है? बिल्कुल शिक्षित होता है वो एजुकेटेड है ना। और हम क्या है, हम लिटरेट हैं।
लिटरेट का मतलब साक्षर है। तो समझ आया ना अंतर? ओके। तो क्या दिया गया है, डीपीएसपी में प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कोई प्रावधान नहीं है, ये एक लाइन में याद रखिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये समझ आए होंगे, अगर तब भी नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइए। नंबर 5 जी सर। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। हाँ जी, हाँ और जी, इसमें सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। हाँ जी। ये सर है क्या, राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक तथा आर्थिक ओके ओके, देखना भैया पूछ रहे हैं कि सामाजिक लोकतंत्र या फिर ये सामाजिक और ये बताया गया आर्थिक, इसमें क्या शब्दों पर ध्यान देते हैं। लोकतंत्र, लोकतंत्र किसे कहेंगे, जिस देश का शासनाध्यक्ष या शासक है ना, जिस देश का शासक जनता में से जनता के द्वारा जनता के लिए चुना जाता है, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं, है ना। लोकतंत्र हुआ है। तो आर्थिक क्या होता है, आर्थिक, आर्थिक वर्ड निकला है अर्थव्यवस्था से, जिसमें हम वो भी पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था क्या होगी, जिसको हम कहेंगे इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में इंडियन इकोनॉमी। और इकोनॉमिक्स क्या होता है, उस अर्थव्यवस्था को पढ़ने का एक तरीका, है ना। शास्त्र जैसे ये राजनीति विज्ञान होता है, तो उसमें तो पॉलिटिकल साइंस हुआ, या राजनीतिक शास्त्र, जिसमें भी शास्त्र वर्ड लग जाएगा, इसके थीसिस कैसे चले, कैसे इसको पढ़ा जाएगा। अर्थव्यवस्था का मीनिंग है आपके अर्निंग रिसोर्सेज क्या है, जैसे हम पढ़ेंगे ना भारतीय अर्थव्यवस्था एक कैसी अर्थव्यवस्था है, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान देश है, हम तो एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट कंट्री हैं, हमारे देश में ज़्यादातर कृषि से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। हालांकि इकोनॉमी तो सेवा क्षेत्र की रहेगी, वो क्वेश्चन बहुत वाइड हो जाएगा। एक लाइन में इकोनॉमी समझिए, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था से आर्थिक वर्ड निकला है। जैसे आपको कहें आपके घर की इकोनॉमी क्या है, आपके घर में कमाई का जरिया क्या है, तो आप कहेंगे हम तो छोटे लघु किसान हैं। अच्छा, आपका यानी कि कृषि से आता है सारा पैसा। हम कहें आपके यहाँ पर पैसा अर्निंग कैसे आती है, अच्छा पापा जॉब करते हैं हमारे, तो है ना। तो पापा अगर जॉब करते हैं, इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था सेवा अर्थव्यवस्था हुई। किसी कोई यहाँ पर बिजनेस करता है, उसकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी हो जाएगी, कैपिटलिज्म हो जाएगी। तो आर्थिक जो शब्द हैं, ये आर्थिक, ये कहाँ से निकला, ये अर्थव्यवस्था से निकला। अर्थव्यवस्था का मतलब आपका कमाई का जरिया क्या है, आय के साधन क्या है आपके, है ना। ये सामाजिक क्या होता है, हम सामाजिक प्राणी हैं, ये हर उसका एक समाज होता है। हमारा व्यक्तियों का, ह्यूमन बीइंग का एक अलग समाज है, पक्षियों का अलग समाज है, अन्य जानवरों का अलग है, ये सामाजिक होते हैं ना। इसको इक्वल रखना, उनको न्याय देना। और राजनीतिक ये होता है हमारा जो सिस्टम है ना, ये चल कैसे रहा है, एक है ना। व्यवस्थाएं कैसी होंगी, यानी कि संसद क्या होगी, विधानमंडल क्या होंगे, कैसे ये काम करेंगे एक दूसरे पे, है ना। बाकी और चर्चा बाद में करेंगे। तो अगर इससे संबंधित कोई और आपके कमेंट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा, कोई डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी इसको जूम कर देते हैं, चाहे तो आप नोट कर लीजिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू।